उठो, जागो और तब तक नहीं रुको जब तक लक्ष्य ना प्राप्त हो जाए। उठो मेरे शेरों, इस भ्रम को मिटा दो कि तुम निर्बल हो। तुम एक अमर आत्मा हो, स्वच्छंद जीव हो, धन्य हो, सनातन हो। तुम तत्व नहीं हो, ना ही शरीर हो। तत्व तुम्हारा सेवक है, तुम तत्व के सेवक नहीं हो। हर हर्फ पर नुक्ते की रंगीन बिंदी थी, हर हर्फ पर नुक्ते की रंगीन बिंदी थी। मेरा इश्क उर्दू था, मेरी मोहब्बत हिंदी थी। जी हाँ दोस्तों, जब कभी हम मुल्क हिंदुस्तान या यूँ कहें कि हमारे प्यारे भारत देश की बात करते हैं तो यहाँ की जो भाषाएं हैं ये अपने आप में बहुत बड़ी दास्तां हमें सुनाती है, या यूँ कहती है कि जो मोहब्बत की असली भाषा है वही हिंदुस्तान की भाषा है। और जब हिंदुस्तान की उन भाषाओं की बात की जाती है तो अक्सर व बेशतर देखने को मिलता है कि हिंदी जो हमारी माँ की तरह हमें नज़र आती है तो वहीं मासी की तरह उर्दू नज़र आती है। जी हाँ दोस्तों, स्वागतम, अभिनंदनम आप सभी का धरती धुराड़ी के इस मंच पे। और आज जब हम बात कर रहे हैं हिंदी उर्दू अदब की, तो इस हिंदी उर्दू अदब को लेकर इसको लिए चलते हुए आज हम एक ऐसी कवयित्री का स्वागत करते हैं इस मंच पे जिनके बारे में आलोक श्रीवास्तव साहब ने जो एक शेर पढ़ा है वो उनकी पर्सनैलिटी, उनके व्यक्तित्व के लिए बिल्कुल सूटेबल होता है। जी हाँ, वो कहते हैं ना कि बात करें तो लफ्ज़ों से भी खुशबू आती है, बात करें तो लफ्ज़ों से भी खुशबू आती है, लगता है इस लड़की को भी उर्दू आती है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ युवा शायरा कवयित्री महर ज़हीन माही जी का। महर, स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया अज़हर भाई, और धरती धुराड़ी का भी मैं बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ, और इस ज़रिए मैं सामाईन का शुक्रिया अदा करती हूँ कि आज मुझे आपके रूबरू, धरती धुराड़ी के ज़रिए आप सभी के रूबरू होने का मौका मिला और अपनी बात फिर से रखने का मौका मिला। और ये मंच जो है, ये जो एक पिछली बार आपसे एक वादा हमने किया था, आज के लगभग 5-6 साल पहले मुझे इंटरव्यू आपके साथ, साक्षात्कार आपका हुआ था, और वहाँ भी ये बातचीत हुई थी कि अगली मुलाकात जल्द होगी। थोड़ा सा वो कहते कि अक्सर देर कर देता हूँ मैं लेकिन यहाँ आज इस मंच पर आप दोबारा आई हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज राजस्थान का ये मंच है, डीडी राजस्थान का, और धरती धुराड़ी, धोरों के लिए कहा जाता है ना कि कण कण में मण मण प्रतिभा का वास होता है। आप खुद बांसवाड़ा से आती हैं और एक से एक शौरा, एक से एक गज़ल गो वहाँ से निकले हैं, एक से एक कवि वहाँ हमें देखने को मिलते हैं, और उसी फहरिस्त में आपका भी एक नाम बहुत ही सजा हुआ उस फहरिस्त में हमें नज़र आता है। तो राजस्थान के इस मंच पे हैं, एक घर से निकल के दूसरे घर पे आज आप आई हैं, क्या कहना चाहेंगी पहले राजस्थान के बारे में? और चूंकि आप खुद एक कवयित्री हैं तो हम चाहेंगे कि जो कुछ हो वो कुछ सलीके से, उस सलीके से हो, उस मीटर में हो कि लोग जब सुने तो वो जो बात है अशार के ज़रिए सीधा दिल से दिल तक पहुंच जाए। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया कि जो वादा किया था वो पूरा हुआ है। थोड़ा सा देर हुई है इस वादे को पूरा होने में, लेकिन फिर से मैं धरती धुराड़ी के मंच पर रूबरू हूँ आप सभी के सामने, तो मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। और बेहद खुशी की बात इसलिए है कि मेरा वतन हिंदुस्तान है। वाह। और ये कहे ना कि दोबारा सोने पर सुहागा कि जैसे बोनस मिल गया मुझे कि मैं राजस्थान में पैदा हुई हूँ, और उस पर ज़्यादा और मेरे लिए ये बेहतरीन बात हो जाती है कि मैं बांसवाड़ा से होती हूँ, जिसे वागड़ की धरती कहते हैं, जहाँ से माही नदी होकर गुजरती है और माही ही तक खल्लुस है। तो वो पहचान लेकर अगर मैं चलती हूँ तो मुझे बहुत खुशी महसूस होती है कि बांसवाड़ा से होकर मैं आज धरती धुराड़ी के सेट पर आपसे रूबरू हूँ, आप सभी से रूबरू हूँ। तो मुल्क हिंदुस्तान की जब बात हो रही है, राजस्थान से बढ़ चढ़ कर कहीं होती है वो बात, और आपके कलाम में वो कहीं शामिल होती है वतन से मोहब्बत। तो क्यों ना वतन से मोहब्बत को लेकर ही आज इस प्रोग्राम का आगाज़ किया जाए और आपके कलाम को सुना जाए। जी, तो मैं तरन्नुम से, मेरे कुछ अशार हैं वो शुरुआत में ही तरन्नुम से पेश करना चाहती हूँ कि इस धरती से खुशबू आती। वाह। इस धरती से खुशबू आती गीता और कुरान की। वाह। इस धरती से खुशबू आती गीता और कुरान की। ईश्वर इसमें रसते बसते धरती ये रहमान की। चंदन और लोबान की, चंदन और लोबान की। जब भी जन्म मिले दोबारा, जब भी जन्म मिले दोबारा, चाहूं हिंदुस्तान ए भारत तुझे सलाम।
क्या बात है। और ये तो मुझे कहने का मन कर रहा है कि मुकर्रर अगर आप पढ़ें तो और अच्छा हो, लेकिन क्योंकि और भी आपके जो कलाम है और ये वतन से जो मोहब्बत है, इससे बड़ी कोई मोहब्बत हो नहीं सकती। और वो कहता है ना कि इश्क हो जाए किसी से कोई चारा तो नहीं, हकीकत तो यही है। और इस वतन से मोहब्बत के बिना हमारा तो गुजारा नहीं, हकीकत ये भी है। तो यहाँ मैं आपसे जानना चाहूँगा, महर ज़हीन माही, माही जो एक तखल्लुस मिलता है, जैसा कि आपने बताया कि माही नदी के नाम पर जो बांसवाड़ा से बहती हुई निकलती है, और वो जो आपके कलाम में वो जो बहावट है, या यूँ कहें कि जब लोग कहते हैं ना कि अपनी तिश्नगी, अपनी उस प्यास को, या यूँ कहें कि अपने वो जो कानों के ज़रिए अगर उस प्यास को बुझाना चाहें तो आपके कलाम को सुनकर वो काम उनका हो जाता है। तो यहाँ मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, शुरुआत जो बांसवाड़ा में जो एक वो कहते हैं ना कि छोटी सी बच्ची जिसे महर सिर्फ नाम मिला था शुरुआती दौर में, महर ज़हीन, वो जो माही बनी वो कैसे बनी? लेकिन उससे पहले जानना चाहूँगा बचपन के उन गलियारों पे आपको लेकर चलना चाहूँगा। बचपन कैसा था, क्या कुछ ख़ास था, बताएं। जहाँ बचपन की बात आती है तो सबसे पहले मेरे वालिद, मेरे पापा, उनका चेहरा मेरी नज़र में आता है कि मेरा जो भी बचपन रहा वो उन्हीं के आसपास रहा। ये कह लें ना कि दोस्त कह लें, माँ कह लें, हर किरदार में वो मेरे साथ होते थे। तो बस उन्हीं की उंगली पकड़कर सीखा है मैंने। उनका जो स्कूल का काम होता था, वो लेक्चरर थे पॉलिटिकल साइंस के, शिक्षाविद भी रहे, बहुत बड़े शिक्षाविद रहे हैं, और बालिका शिक्षा के लिए उनका बहुत काम रहा है। यासीन शेख भारती जी, शेख यासीन भारती। भारतीय तखल्लुस उन्हें इसलिए दिया गया था कि उनकी जो कविताएं होती थी वो सिर्फ देश प्रेम पर होती थी। वाह, इसलिए भारत उनके नाम में भी जुड़ गया और वो भारतीय हो गए। तो मुझे ये बेहद खुशी की बात है कि मैं उनकी बेटी हूँ। वाह। कहीं मैं अगर एक कतरा बराबर भी उनके बताए हुए रास्ते पर एक कदम भी अगर चल पाती हूँ तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात हो जाती है। क्या बात तो है। उनके साथ जो मैं रहकर मैंने ये सीखा है कि उनके स्कूल का अगर कोई काम होता तो वो ड्राफ्टिंग सारा मैं करती थी। उनका मन संचालन कुछ होता था तो उसका ड्राफ्टिंग मुझे करना होता था। वो अगर उस वक्त तो ये नेटवर्क ये नहीं था, सोशल साइट वगैरह, तो वो टीवी पर मुशायरे कवि सम्मेलन देखा करते थे, तो उनके साथ इस तरह बैठकर मैं देखा करती थी। तो वहीं से ये लिखने की जो हुनर आया है वो मेरे अंदर मेरे पिता की बदौलत ही आया है, पापा की बदौलत। कहते भी नहीं कि यूं ही नहीं ये तर्ज सुखन आया है, पांव दाबे हैं बुजुर्गों के तब जाके फन आया है। लेकिन यहाँ दो खास लोग आपके लिए कुछ कहना चाहते हैं जी। श्रीमान अपूर्व और जनाब आफताब साहब कुछ आपके लिए कहना चाहते हैं। पहले उनकी बात सुन लेते हैं, उसके बाद आपसे बातचीत का जो सिलसिला उसे जारी रखेंगे। तो आइए पहले उन्हें सुनते हैं। जय हिंद, मैं अपूर्व विक्रम शाह आप सबको प्रणाम निवेदित कर रहा हूँ, सलाम पेश कर रहा हूँ। आपसे रूबरू होने का कारण ये है कि हमारी बहन है मेहर माही, और मुझे बहुत गर्व है ये कहते हुए कि जब हमारे मुल्क को, जब हमारे विचारों को मोहब्बत की आवश्यकता पड़ती है, राष्ट्रभक्ति की आवश्यकता पड़ती है, तो अपने कलम से और अपनी आवाज़ से हमारे हृदय के धरातल पर उतरकर कविताओं के ज़रिए जो इस संदेश को बड़े ही बेहतरीन ढंग से उतार सकती हैं, उन नामों में से एक हैं। तो मैं बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ खुदा का। मैं ईश्वर से बहुत प्रार्थना करता हूँ और उनका धन्यवाद करता हूँ कि हमें मेहर जी से मिलने का अवसर मिला और उनको सुनने का अवसर मिला। उनको सुनना अपने आप में बेहतरीन अनुभव है, और देश के तमाम विख्यात कवित्रियों में उन्होंने अपना स्थान बनाया है और उस स्थान को जीवित रखा है, जिंदा रखा है, बरकरार रखा है। इसके लिए बहुत शुभकामनाएं दे रहा हूँ। मेहर का कमाल यह है कि उसने बड़ी कम उम्री में इस तरह की शायरी की है जिसको सिर्फ एक महदूद दायरे में कैद होकर नहीं देखा जा सकता है। उसकी शायरी अलग अलग पहलुओं को मुहित है, और ये चीज़ उसे जो है दीगर तमाम शायरात से मुख्तलिफ बना देती हैं। हम देखते हैं कि इस दौर में जिस तरह की शायरात मौजूद हैं उनके यहाँ निस्वानी जज्बात की अक्कासी ज़्यादा है, लेकिन मेहर ने एक तरह का तवाज़ुन और इत्तेदाल कायम करने की कोशिश की है। उसके यहाँ
सियासी और समाजी मौज़ूआत भी मौजूद हैं। उसके यहाँ कौम और मुल्क के फ़रोग़ के लिए और उसके लिए जो दर्द पैदा हो सकता है वो दर्द भी मौजूद है। उसके यहाँ मोहब्बत के वो तमाम तर इर्तियाशात भी मौजूद हैं जो हमारी क़दीम क्लासिकी जो रिवायत है उससे हम उसको जो है बेहतर तरीके से वाबस्ता कर सकते हैं, उसको जोड़ सकते हैं, उसको मुंसलिक कर सकते हैं। वो चीज़ें जो क़दीम रिवायती क्लासिकी शायरी का हिस्सा है वो तमाम तर चीज़ें जो है वो भी महर के कलाम में लफ्ज़ियात के ज़रिए से भी आप उसका जायज़ा ले सकते हैं, आपको मौजूद वो नज़र आएंगी। लहजे के एतबार से भी आपको क़दीम शायरों का एक हल्का टच नज़र आएगा, वो रंग नज़र आएगा। और उसके बाद भी उसका जो बयान करने का तरीक़ा है, अंदाज़ है, वो चीज़ भी जो है वो उसे जो है वो बिल्कुल असर हाज़िर की आपको नज़र आएगी। और इस तरीक़े से आपको महसूस होगा कि ये क़दीम और जदीद का एक संगम है जो महर की शायरी में हम उसे पढ़कर जो है या सुनकर उसे जो है हम महसूस हो सकते हैं। तो क्या कहने, क्या बात। और ये अपने आप पे बड़ी बात, सौगात के साथ बात मुझे ऐसा नज़र आया। और वो कहते भी है ना कि मुलाकात उनसे एक शायराना बज़्म हो जाती है, मुलाकात उनसे एक शायराना बज़्म हो जाती है। उन्हें कुछ अशार उनके लबों को छू क्या जाए तो वो अशार भी नज़्म हो जाती है। हकीकत यही है और आपके साथ ऐसा ही रहा। ये जैसा कि हमने सुना कि किसी विधा में अपने आप को बांधा नहीं, उन दायरों में खुद ज़रूर नहीं लेकिन अपने कलाम को उन दायरों से हमेशा बाहर रखा। और ख़ास तौर से जैसा अपूर्व कह रहे थे कि आपने जिस सलीके से मोहब्बत देश के लिए पेश की है वो अपने आप में अतुल्य है, अपने आप में सराहनीय है। और अभी हमने देखा भी, अभी हमने अपनी माथे की आंखों से लाइव आपको वो जो अशार पढ़ते देखा तो अपने आप में बड़ी खूबसूरत बात वो नज़र आती है। अच्छा, यहाँ मैं आपसे जानना चाहूँगा, नवरस और आपके वालिद साहब की पहले बात चल रही थी, आपने बताया कि किस सलीके से उनका जो एक उनके पर्सनैलिटी का, उनके व्यक्तित्व का अच्छा खासा प्रभाव आपकी अपनी ज़िंदगी पर रहा है। और इस प्रभाव के चलते वो कहते हैं ना कि उन्होंने इतने सारे अच्छे नेक काम किए और मैं चाहूँगा कि वो बात भी यहाँ पे शामिल, यहाँ शुमार होना बहुत ज़रूरी है। तो वो मैं आपसे सबसे पहले जानना चाहूँगा कि शुरुआती दौर में, उस बचपन में वालिद साहब का जो एक प्रभाव आपके ऊपर रहा या उनसे आप जो सीखती रहीं, उन सीख में और क्या क्या शामिल था, प्लीज़ बताएं। बिल्कुल, बहुत अच्छा। जब मैंने ये देखा ना अपूर्व ने जो बोला, और मुस्लिम यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के जो उर्दू डिपार्टमेंट के हेड हैं, उन्होंने बोला मेरी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है क्योंकि मैं अपने पापा के जो रुके हुए काम को कहीं अगर लेकर चल रही हूँ तो उसमें ये मेरे लिए तो बहुत एक कतरा बराबर ही है, लेकिन मेरी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है जब इतनी जिम्मेदारियाँ अगर मुझे निभानी है। और ये सारी चीज़ें कि पापा के साथ, जैसे मैंने बताया था कि शुरू से उनके साथ रहना हो, एक दोस्त की तरह रहना हुआ है। तो उन्होंने 10 साल से ज़्यादा, करीब 13-14 साल तक उन्होंने सदारत की है समाज की, मुस्लिम समाज की, और सारी समाज को लेकर जो एकता का एक मिसाल कायम की है, खासकर बेटियों को लेकर। ये बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ जो अभियान अभी चल रहा है, पापा उस वक्त घर घर जाकर बच्चियों को स्कूल लेकर आते थे कि एक भी घर की एक भी बच्ची बिना स्कूल जाए रहनी नहीं चाहिए। उनकी जो है आधी आबादी है जो पढ़ाई से महरूम नहीं होनी चाहिए। क्या बात है, क्या ये होता है ना, कई बार हालात ऐसे होते हैं जिस वजह से नहीं भेज पाते थे, तो उनका खर्चा जो किताबों का, पेन, कॉपी, बस्ते, यूनिफॉर्म का, वो खर्चा पापा उठाते थे कि ये खर्चा मैं उठाता हूँ लेकिन आप बच्ची को पढ़ने भेजो। पढ़ाई की जिम्मेदारी भी मैं लेता हूँ कि उसको मतलब जो भी नोट्स और जो भी जिस भी तरीके का चीज़ों की ज़रूरत होगी वो मैं करूँगा। तो ये वो देखते हुए आए कि बेटियों के लिए उनका जो था उस वक्त कितना बड़ा कि बेटी पढ़नी चाहिए। वो बेटी जब पढ़ेगी तो वो तरबियत वो अपने बच्चों को देगी। ज़रूरी नहीं कि उसकी नौकरी ही लगे, लेकिन समझ आ जाती है, परवरिश अपने बच्चों को अच्छी दे पाती है और ज़रूरत पड़ने पर वो कंधे से कंधा मिलाकर परिवार का साथ भी दे सकती है। क्या बात है। और यहाँ एक शेर कहना बड़ा लाजमी हो जाता है। वो कहते हैं ना कि मेरे अदब में मेरी परवरिश में एक ज़िद जिंदा है, मेरे अदब में मेरी परवरिश में एक ज़िद जिंदा है। वो दुनिया बदल कर आज जहाँ कहीं भी रहो लेकिन मुझ में आज भी मेरे वालिद ज़िंदा हैं। ऐसा नज़र आता है आपको देखने के बाद भी। और जो वो बेटी से प्यार, जो एक एक बेटी को
पूरे समाज, न सिर्फ वो कहते हैं ना कि सिर्फ मुस्लिम, एक समाज हाँ, को लेकर बल्कि नहीं, उन्होंने पूरे जो सभी हिंदुस्तानियत समाज को एक समाज की तरह देखा। इससे बड़ी बात हो नहीं सकती। अपने उस माशरे में लोगों को पढ़ाई की, ये वो कहते हैं ना कि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया, उस दिशा में बहुत जल्दी वो कदम उठाए। आज वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनका जो ये विचार है, व्यक्ति चले जाते हैं, विचार हमेशा रह जाते हैं, उनके विचार आज भी जिंदा है। तो इससे बड़ी बात हो नहीं सकती। और वो कहते हैं, एक बात है यहाँ इस ज़हन नशीन लोगों के भी करना चाहूँगा कि शर्त लगी थी दुनिया को एक लफ्ज़ में लिखने की, शर्त लगी थी दुनिया को एक लफ्ज़ में लिखने की, मैंने बेटी लिख दिया, लोग किताबें खंगालते रह गए। तो वो शायद उस सोच के मालिक रहे। और मैं खुद बड़ा अभी एक जज्बात वो जो उमड़ कर बाहर आ रहे हैं। अब मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि वालिद साहब ने जो ये नेक काम किए थे, उनका जो असर आपके ऊपर अच्छा खासा रहा है, और उन काम को आज आप भी अपने तौर पे जैसा भी आप कर पाती हैं, उन सभी चीज़ों का परस्यू कर पा रही हैं, आगे बढ़ा पा रही हैं, कैसा लगता है आपको? बहुत खुशी महसूस करती हूँ कि मैं उनके घर में मैंने जन्म लिया है, कि आज तक लोग उन्हें याद करते हैं। आज उनको गए मतलब जन्नत नशीन है वो, तो 10-11 साल हो गए हैं इस बात को, लेकिन आज भी लोग याद करते हैं। और उनकी जो नेकियां हैं कि एक बार मुझे एक वाक़या याद आता है ना कि मैं किसी लोन की वजह से या किसी वजह से मैं अपने ऑफिस गई थी, वहाँ पर मेरा 3-4 बार चक्कर हो गया। तो एक अधिकारी थे वहाँ पर, उनके पिताजी आए हुए थे जो हमारे सर थे। तो उन्होंने कहा कि ये बिटिया तो यासीन जी सर की बेटी है, और ये 4 बार ऑफिस मैंने इन्हें आते देख लिया कि उनकी बच्ची है। तो आकर उन्होंने मेरे पैर छुए कि तुम उनका अंश हो, कि वो नहीं है लेकिन तुम्हारे पैर छू लेंगे तो हमें लगेगा कि मतलब हमने उनके पैर छू लिए। तो वो चीज़ के वो मुकाम हम कभी नहीं हासिल कर सकते हैं, उनका जो मुकाम। और जैसे कि बात करें समाज सेवा की, तो उनका ये था ना कि बंद मुट्ठी से किसी की मदद करना, कि सामने वाले को पता बने चले और उसका काम हो जाए। जैसे बहुत सारे ऐसे परिवार होते हैं जहाँ पर सुबह का अगर उन इंतज़ाम हुआ तो शाम का उनको पता नहीं होता है कि अब क्या होगा, कर पानी पीते हैं, ऐसा कहा जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो जब उनके इंतकाल हुआ उसके बाद जब लोग आए ना, तो उन्होंने बताया कि हमारी दुकान से राशन फिक्स था, किसी भी गरीब परिवार को यहाँ से राशन जाता था जो आपके पापा पे करते थे, और नाम नहीं बताते थे कि मेरा नाम नहीं पता चलना चाहिए। बहुत से ऐसे घर हैं आपके पापा के जाने के बाद उनका चूल्हा बंद हो गया है। तो ये है ना कि हम कहाँ उस चीज़ को नहीं कर पाएंगे, कोशिश करते हैं करने की, लेकिन वो जो उनका मुकाम था वो। और ये कहते भी हैं कि इबादत से जन्नत मिले और ख़िदमत से खुदा, तो ये खिदमत से खुदाई की मिलने की बात आ जाती है। अच्छा, यहाँ मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, वालिद साहब का जिक्र चल रहा है, शुरुआती दौर में मंच पर जाना भी वालिद साहब के साथ ही आपका संभव हुआ था, वो याद कितनी जहन में अभी तरोताज़ा है, उसके बारे में बताएं। छोटी थी मैं, स्कूल लाइफ थी हमारी, और वो जो सर्व शिक्षा अभियान का अभियान चला था सब ये राजस्थान को साक्षर करने का, जिसमें डॉक्टर बी शेखर के साथ जो बांसवाड़ा जिला टॉप आया था, उस वक्त तो सारी भूमिका अगर उनके साथ अगर प्रतिनिधित्व था तो पापा का था कि रात की 10 बजे भी अगर महिलाओं को लेकर ले मशाले चल पड़े हैं लोग मेरे गांव के, जीत लेंगे अब अंधेरा लोग मेरे गांव के, उस वक्त वो मुझे भी साथ लेकर चलते थे। तो उन्होंने उस कार्यक्रम का हिस्सा मुझे भी बनाया, और रात्रि कक्षाएं जो चलती थी, जो महिलाएं घर का सारा काम करके 1 घंटा उनको पढ़ाना होता था, उसमें मैंने भी पढ़ाया था। तो कुछ एक तो शायद 8वीं पास कर ली उन्होंने, और उनके पति का देहांत हो गया था, तो फिर बाद में उनको नौकरी मिली 4th क्लास की, लेकिन फिर उनका गुजारा हो रहा है। तो वो ये है ना कि बहुत बड़ी बात है। और ये कहते भी कि इल्म अगर हासिल होना तो इंसान ज़िंदगी में कुछ ना कुछ कर गुजरता है, और वो उस इल्म की जो रोशनी है वो उस मोमबत्ती या उस चिराग के मानिंद हैं। वो कहते हैं कि एक चिराग बहुत अपने आप में काबिल है, सक्षम है दूसरे और चिरागों को रोशन करने में, बस करना ये है कि उस लौ से लौ का मिलना बड़ा ज़रूरी है, ये हकीकत है। अच्छा, यहाँ मैं आपसे जानना चाहूँगा, वो जो मंच आपको मिलता रहा जहाँ से समाज सेवा आपने शुरू की, और वो जो कुछ शायरी के तौर पे भी वो जो आपने कहा कि ले मचाले चल पड़े हैं अब हम गांव से, तो वो जो ये एक वो कहते हैं ना कि वो जो लफ्ज़ जिस सलीके से अब ज़हन नशीन होते चले गए, और फिर उसके बाद में कलम ने वो हिमाकत की और सब कुछ जो है कागज़ पर नज़र आया जी। और अब जब कागज़ पर नज़र आया उसके बाद वो नज़र आया आपकी शायरी में, आपके व्यक्तित्व में। तो वो जो पहली बार मंच पर जाना वालिद साहब के साथ,
उसकी यादें कितनी ताज़ा हैं, वो कौन सा अशार था, वो कौन से शेर थे, वो क्या लेखनी थी, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। मुझे मंच पर मेरे पापा ने नहीं देखा। उनके जाने के बाद मुझे लगा कि मुझे उनके जो ख्वाब हैं वो पूरे करने चाहिए, कि अंधेरों सुन लो तुम्हारे सारे ख्वाब लेकर मैं आ रही हूँ। वाह। अंधेरों सुन लो तुम्हारे सारे ख्वाब लेकर मैं आ रही हूँ, मैं अपने वालिद के कुछ अधूरे से ख्वाब लेकर के आ रही हूँ। क्या कहने, क्या कहने। तो बस उस जो कारवां रुक गया था, फिर एक वक्फा हो गया, मैं भी अपने परिवार में लग गई, पढ़ाई में लग गई, लेकिन वो सारी चीज़ें कि ये चीज़ रुक गई। जब ऐसे याद करते हैं ना लोग उनको आकर, कई बार तो शेर खामोश जाकर वहाँ पर रोते थे कि सर आप चले गए, मतलब बहुत हमारा नुकसान हो गया कि हमने एक बहुत बड़ी शख्सियत खो दी। तो फिर अगर वो काम अगर वहीं पर रोक देते हैं, फिर बड़े होने पर एक हो जाता है ना कि अब हम कर सकते हैं। तो शुरुआत की मंचों पर। अगर मेरे पापा अगर होते ना आज, तो शायद मैं कुछ और होती। उनके जाने के बाद हालात बहुत सारे फेस भी किए हैं, क्योंकि वो तो मेरा आत्मविश्वास थे मेरे पापा सबसे ज़्यादा, क्योंकि मैंने अपने दोस्त को खो दिया था। अपनी माँ के किरदार में जो वो मेरे सामने खड़े होते थे, मुझे नहीं याद कि मैंने जो बात अगर बेटी को अपनी माँ से करनी होती है, चाहे वो स्कूल की हो चाहे किसी भी तरह से हो, मेरी हर बात मैं अपने पापा से करती थी। स्कूल जब वो मुझे छोड़ने आते, वो बाइक लेकर खड़े होते, जैसे एक दोस्त बात करते हैं ना, वो 5 मिनट हम बात करते, उसके बाद फिर वो घर जाते। और ये भी कहते हैं ना कि क्या लिखूं उनके बारे में जिन्होंने खुद मुझे लिखा है। वालिदैन की अगर बात करें तो वालिदैन वो कहते हैं कि बलाएं भी अपना रास्ता बदलती हैं, बलाएं भी अपना रास्ता बदलती हैं, साथ मेरे वालिदैन की दुआएं चलती है। तो आज ये हकीकत है। तो वालिदैन के बारे में तो जितना लिखा जाए, जितना पढ़ा जाए कम है, लेकिन जिस सलीके से आपने लिखा है, वो कहते हैं ना कि अभी आपकी आंखें भी बहुत कुछ बयां कर रही थी, वो नमी कुछ तो नज़र आ रही थी। फिलहाल हम चाहेंगे कि कुछ आज उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कुछ आप पढ़ें, या सिर्फ उन्हें नहीं बल्कि और भी जितने शख्स हैं। ये मेरे ख़ुद के वालिद को भी मैं आज मिस कर रहा हूँ यहाँ, तो मैं काश उन्हें भी मैं याद कर पाऊँ। और वाकई में हकीकत यही है कि वो जो रिश्ता है ना, जिन के वालिदैन मौजूद हैं, ये अपने आप में एक ऐसी अमीरी है कि जब तक साथ है तो शायद इतना एहसास नहीं है, लेकिन जब ये दौलत छिन जाती है तो उससे ज़्यादा गरीब कोई नज़र नहीं आता। तो ये एक हकीकत है। तो उनको डेडिकेट करते हुए क्या कुछ सुनाना? बिल्कुल, मैं आज इस मंच से सभी को ये मैसेज देना चाहती हूँ कि वालिदैन की इज़्ज़त और उनका एहतराम बहुत ज़रूरी है, कि ये वो तबर्रुक है हमारे लिए कि उनके जाने के बाद हमें एहसास होता है कि हमने सब कुछ खो दिया। बहुत कुछ नहीं, सब कुछ खो दिया। तो मैं वैसे तो मैं बहुत कोशिश करती हूँ, मैं नहीं लिख पाती हूँ उनके लिए, क्योंकि मैं अगर लिखती भी हूँ ना तो कलम कम चलेगी, मेरे आंसू ज़्यादा चलेंगे। तो आज भी लगता है कि जैसे आजकल की ये बातें मेरे आसपास पापा रहते हैं, ऐसा लगता है फिर भी कि तुम नहीं जब पास तो दुनिया की दौलत क्या करूँगी, देख कर माला उनकी तस्वीर पर रोया करूँगी। उनकी कुर्सी, उनका तकिया, उनका बिस्तर और बिछोना, सूना उनका कमरा है और सूना घर का कोना कोना। उनकी वो तशबीह की माला, उनका चश्मा देख कर, मेज़ पर रखी हुई उनकी दवाई देख कर, रोती आंखें पूछती है आसमां को देख कर, जग से जाने वाले क्यों आते नहीं हैं लौट कर। उनकी बताई राह पर ही मैं सदा चलती रहूँगी, तुम नहीं जब पास तो दुनिया की दौलत क्या करूँगी। क्या कहने, ये ऐसे अशार कुछ आ जाते हैं सामने। वो कहते हैं ना कि कहीं तो, और ये लोगों से भी मैं कहना चाहूँगा कि वृद्धाश्रम नाम की जो एक अलग ही किस्म की एक विधा जो चल पड़ी है, और हिंदुस्तान जैसे मुल्क में यहाँ श्रवण कुमार जैसे बच्चे या श्रवण कुमार जैसे लोग अपने माता पिता को समर्पित रहते हुए अपने प्राणों की बलिदान देना भी उन्होंने बिल्कुल ये समझा कि उनके लिए तो सब कुछ। जो कहते हैं ना कि एक ऐसा मुल्क जहाँ वालिदैन को जो उनका दर्जा है वो सबसे ऊपर समझा जाता है, ईश्वर के बाद सीधा उन्हें ही माना जाता है, या यूँ भी कहा जाता है कि उनके महज उनकी ज़ियारत या उन्हें महज देख लेना, ये मान्यताएं हैं, इस्लामिक मान्यता है कि उन्हें सिर्फ देख लेना एक हज करने के सवाब जितना सवाब है। ऐसे देश में वो जो जब इस तरह के अशार सामने आते हैं ना, तो मुझे लगता है कि वो जो मोहब्बत है वालिदैन से और वो जो ज़िम्मेदारी है, उसका एहसास हमें दोबारा वो एहसास होता रहता है, वो एहसास होना भी चाहिए। अच्छा, यहाँ मैं आपसे जानना चाहूँगा, मंच पर आप पहली बार आई, पहली बार का वो एक्सपीरियंस, वो कहते हैं जब हम कोई काम पहली बार करते हैं वो कभी हम पूरी ज़िंदगी नहीं भूल पाते। इतने सारे लोगों का जब हम सामना करते हैं
और यूँ कहते हैं ना कि बंद कमरे में तो बहुत बार हमने लिखा, बहुत बार हमने पढ़ा, उस आईने के सामने कई बार खुद को अपने अशार सुनाकर खुद ही को तसल्ली दे दी। लेकिन अब मौका कुछ और था, लोगों के सामने आप थे और इतने सारे लोग, हालांकि आप पढ़ा भी चुकी थी उससे पहले, और जो टीचर्स होते हैं, जो शिक्षक होते हैं, जो कि समाज के निर्माता होते हैं, और उन्हें अच्छे से मालूम होता है कि किस से किस सलीके से बात पेश करनी है, तो उसका फ़ायदा भी तो था। लेकिन उसके बावजूद पहली बार मंच पर जाना, और वो कहते हैं ना कि क्या नर्वस थे, या वो लग रहा था कि कुछ तो कमी है या मैं कर गुजर जाऊंगी, क्या क्या लग रहा था उस वक्त? अब मैं आपको एक बात बताती हूँ कि मेरा पहला मंच भी दूरदर्शन का ही था, जयपुर दूरदर्शन का। अरे वाह! जब मैं अपने ग्रेजुएशन उर्दू का कर रही थी तो सर मुझे ट्यूशन पढ़ाते थे। मेरी डायरी देखकर उन्होंने जब देखा ना, मैं नोट्स बनाती थी, तो उन्होंने जब देखा कि ये गज़लें तुमने लिखी है, तुम्हारे कोई उस्ताद हैं, तो मैंने कहा नहीं, तो ये बिल्कुल बहर में है और इसमें कहीं से कहीं कोई कमी नहीं है, तो तुम्हें इसे अगर डाइस पर पढ़ना चाहिए, मंचों पर पढ़ना चाहिए और अपनी गज़लों को दुनिया के सामने लाना चाहिए। तो और जैसे ये कहते हैं ना कि नेटवर्किंग जो सोशल मीडिया है, उस जरिए मैं अपनी पोस्ट करती रहती थी फेसबुक पर भी अपनी जो शायरियाँ हैं, तो वहाँ से मुझे दूरदर्शन के लिए बुलावा आया और ईद का कार्यक्रम था और मेरा पहला ही मंच दूरदर्शन का था। अरे वाह! तो कुछ अशार उस मंच की याद, क्योंकि वापस वो कहता है ना कि 360 डिग्री, या यूँ कहे कि घूम फिर के फिर हम वहीं पहुँच जाते हैं। ये ज़िंदगी का एक ज़िक्र है और राजस्थान, डीडी राजस्थान का ये मंच है, तो मोहब्बत की बात तो होनी चाहिए, क्योंकि आपकी जो शायरी है उसमें मोहब्बत हमेशा हमने शामिल देखी है, चाहे वतन से हो, चाहे रिश्ते नातों की बात हो, तो कुछ मोहब्बत पे हो जाए। मेरे कुछ मुक्तक हैं जो मैंने पहली बार दूरदर्शन पे पढ़े थे, वो मैं आज फिर से वो यादें ताज़ा करने की कोशिश करती हूँ कि अभी तो सब कसीदा पढ़ रहे मेरी निगाहों का, सफ़ीना डूबने पर देखना है कौन है किसका, और फूलों पे मुनहसर न तो खारों पे मुनहसर, मेरी हयात तेरे इशारों पे मुनहसर। क्या कहने, फूलों पे मुनहसर न तो खारों पे मुनहसर, मेरी हयात तेरे इशारों पे मुनहसर, बुझता हुआ चराग है मेरे लिए बहुत, बुझता हुआ चराग है मेरे लिए बहुत, मैंने ये कब कहा कि सैयारों पे मुनहसर। क्या कहने, क्या गहराई है लिखावट में, क्या बात है ये वाकई में। और बिल्कुल हम मुकर्रर और सुनना चाहेंगे, क्योंकि आपके कलाम की एक खूबसूरती और भी है, जब एक बार हम सुनते हैं तो मन करता है कि और सुना जाए। तो मैं चंद इशार और हाजिर करती हूँ। जी बिल्कुल। कि हम अपने घर से चादर अमन की लेकर निकलते हैं, हम अपने घर से चादर अमन की लेकर निकलते हैं, हमारे वास्ते फिर भी यहाँ खंजर निकलते हैं। हम अपने घर से चादर अमन की लेकर निकलते हैं, हमारे वास्ते फिर भी यहाँ खंजर निकलते हैं, भरी महफिल से हमने खुद को कहकर कर लिया तन्हा। वाह! भरी महफिल से हमने खुद को कहकर कर लिया तन्हा, जिन्हें शीशा समझते हैं वही पत्थर निकलते हैं। क्या कहने। और ये हकीकत भी है कि आंखों के सामने यूँ मंजर आ गया है, आंखों के सामने एक वो मंजर आ गया है, लगता है फ़कीर के कासे में समंदर आ गया है। ये ऐसे अशार जब आप पेश करती हैं, इतनी गहराई है, और वाकई में वो जो ज़हीन आपके नाम में जुड़ा है ना, महर ज़हीन माही, वो आपके अशार से बिल्कुल झलकता है। यहाँ दो ऐसी ख़ास शख्सियत हैं, प्रेरणा जी और दीपा जी, वो कुछ कहना चाहती हैं आपसे, तो पहले उन्हें सुन लें, उसके बाद आपको सुनते हैं। आइए नज़र करते हैं। नमस्कार, अजहर चौहान जी। मैं प्रेरणा उपाध्याय फ्रॉम बांसवाड़ा। मैं आकाशवाणी बांसवाड़ा में कैजुअल अनाउंसर हूँ और आज मैं अपने दोस्त को 2 पंक्तियाँ डेडिकेट करती हूँ कि हमारी दोस्ती कैसे हुई। दिल की ठहरी हुई रफ्तार बढ़ाकर देखो, दिल की ठहरी हुई रफ्तार बढ़ाकर देखो, हम दोनों तरफ से यार बढ़ाकर देखो। कौन कहता है कि बिछड़े हुए दिल मिलते नहीं, कौन कहता है कि बिछड़े हुए दिल मिलते नहीं, दिल में थोड़ा सा प्यार बढ़ाकर देखो। जी हाँ, ये मेरी बहुत ही अच्छी सहेली मेहर माही जी, उन्हीं की पंक्तियाँ हैं, उन्हीं की लिखी हुई है। जब हम दोनों मिले थे और फर्स्ट बार हम मिले थे आकाशवाणी बांसवाड़ा में, वो रिकॉर्डिंग के लिए आई थी और मेरी उस दिन ड्यूटी थी।
तो फर्स्ट बार हम मिले तो ऐसा लगा कि मानो हमारा जन्मों जन्मों से कोई रिश्ता है। और मैं उनसे इतनी प्रभावित हुई, उनकी जो कविताएं मैंने सुनी, क्या बात कहूँ, उन कविताओं की पंक्तियों की, उनके शब्दों की, एक कहते हैं ना कि दिल से लिखी जाती हैं, जो रूह से रूह का रिश्ता होता है उनके लिए लिखी जाती हैं। तो मैं उनके लिए हमेशा शुभ चिंतक रहती हूँ और हमारी दोस्ती ऐसे ही बनी रहे। जैसे आकाशवाणी से हमारा सफ़र शुरू हुआ था तो ये लंबा चले हमारा सफ़र। जी हाँ, थैंक यू। मेहर ज़हीन, जैसा नाम खूबसूरत है वैसे ही आप भी खूबसूरत हैं। और आपकी पोइट्री तो उसकी तो मैं पर्सनली फ़ैन हूँ। जब भी आपकी पोइट्री सुनने मिलती है मैं सुनती हूँ। और मैं इसलिए भी आपकी पोइट्री की पर्सनल फ़ैन हूँ क्योंकि वो सिर्फ एक धर्म के दायरे में सीमित नहीं है। आपने जितना उर्दू में लिखा है उतना ही आपने हिंदी में भी लिखा है। जैन धर्म के बारे में या हिंदू प्रार्थनाओं के बारे में भी आपने बढ़िया लिखा है और बड़े बड़े शायरों के बीच में आपने शिरकत करी है, जिसका मुझे गर्व है। और हमारे टाउन को आप प्रेजेंट कर रही हैं, तो इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। और आप ऐसे ही तरक्की करती रहें और ऐसे ही हमारे लिए अच्छी अच्छी कविताएं लिखती रहें, अच्छी शायरियाँ लिखती रहें। तो देखिए, ये थी हमारे साथ दीपा जी और प्रेरणा जी, और जिन्होंने क्या खूबसूरती से, और वो कहते भी है ना, एक शौरा और उसके सामीन, या यूँ कहें एक कलाकार और उसके श्रोता के बीच का जो ये रिश्ता होता है ना, ये बड़ा ख़ास होता है। जैसा कि कहा प्रेरणा जी ने कि आप ही के अशार आप ही के सामने पेश किए और इस तरीके से किए कि वो जो आपकी मुलाकात है वो भी वापस आपको तरोताज़ा आपके जहन में हो जाए। और ऐसा लगता है कि जब पहली बार आपसे मुलाकात कर रही थी ऐसा लगता है जैसे जन्म जन्मांतर का कोई रिश्ता हो। अगर एक कलाकार को इस सलीके से मोहब्बत मिल जाती है अपने श्रोता के ज़रिए, तो फिर क्या कुछ जहन में चलता है? क्या जिम्मेदारी और बढ़ जाती है? यकीनन मेरी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है, जिस तरीके से प्रेरणा जी ने कहा। तो मेरी कोशिश रहती है, ये जिम्मेदारी को लेकर आगे चलना रहता है, तो कोशिश मेरी रहती है कि मैं अपनी कलम के ज़रिए दिलों को जोड़ने की बात करूं। वाह। अपनी कलम के ज़रिए कोई ऐसी बात ना हो कि किसी को भी ठेस पहुँचे। वाह वाह वाह। अगर उसे कोई भी सुने, जो भी मैं टूटी फूटी कलम से कह पाती हूँ, तो सुनने वाले को, पढ़ने वाले को लगे कि इसमें कहीं कोई दिलों को तोड़ने वाली बात नहीं कही गई है। क्या बात है। सबको लेकर चलने की कोशिश में रहती हूँ कि 4 दिन की ज़िंदगी मोहब्बत से जी लेना चाहती हूँ, मोहब्बत लिखती हूँ, मोहब्बत गाती हूँ और मोहब्बत सबके बीच लेकर चलती हूँ। तो कुछ हो जाए पेश उसी मुकाम की अगर बात हो रही है तो। जी हाँ, मैं 4 अशार पेश करती हूँ, 2 अशार पेश करती हूँ। स्वागत है आपका। मेरा ख्याल और मेरी आरज़ू रहो। आहा। मेरा ख्याल और मेरी आरज़ू रहो, मुझसे नज़र मिलाओ मेरे रूबरू रहो। वाह। मुझसे नज़र मिलाओ मेरे रूबरू रहो, ऐसा न हो कि खुद पे पशेमार रहो महर। आहा। ऐसा न हो कि खुद पे पशेमार रहो महर, तुम आईने के सामने भी हूबहू रहो। वाह, क्या बात है। और यही असल बात है कि जो लोग जो हैं मतलब होते कुछ हैं, दिखते कुछ हैं और करते कुछ हैं। वो कहते हैं ना कि जो भी आप रहो तो आईने के सामने भी जैसे हैं वैसे हूबहू रहो। क्या बात है, क्या कहने। तो इस शेर को तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ये बहुत कामयाब शेर है, लेकिन सिर्फ इस शेर के साथ वो छुट्टी नहीं होने वाली है। और भी, क्योंकि दीपा जी ने भी कहा कि बांसवाड़ा से आप आती हैं और उन्हें बड़ा अच्छा लगता है जब आप बार बार वो एक कहते हैं ना कि लोगों के दिलों का हाल अपने शेर के ज़रिए, अपने उस रचना के ज़रिए लोगों के सामने लेकर आती हैं। तो वो हम दोबारा आपसे कुछ तो सुनना चाहेंगे। मैं 4 मिसरे हाजिर करती हूँ। बिल्कुल, पेश किया। अपना तेवर अदाएं रखती हूँ। वाह। अपना तेवर अदाएं रखती हूँ, ठोकरों में बलाएं रखती हूँ। वाह। आंधियों से कहो कि हट जाए, आंधियों से कहो कि हट जाए, सर पे माँ की दुआएं रखती हूँ। क्या कहने, क्या बात है। और अगर एक गज़ल के कुछ अशार अगर मैं पेश करना चाहती हूँ। स्वागत है आपका। कि अपने किरदार को पहले तो चमकदार बना। वाह। अपने किरदार को पहले तो चमकदार बना, फिर मेरे बारे में कुछ राय की दीवार बना। आहा हा हा, वाह 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 वाह। अपने किरदार को पहले तो चमकदार बना, फिर मेरे बारे में कुछ राय की दीवार बना। इतना आसान नहीं होता हालात पे काबू पाना।
इतना आसान इतना नहीं होता, आसान नहीं होता, हालात इतना पर आसान नहीं हालात पे काबू पाना। जा बुजुर्गों में जरा बैठ तो मैं यार बना, हाँ, क्या जा बात है, क्या बुजुर्गों बात में है। जरा बैठ तो मैं यार बना। शीरी गुफ्तार से जब मसले हल हो सकते हैं, शीरी गुफ्तार से जब मसले हल होते हैं, फिर तुझे किसने कहा लहजे को तलवार बना। क्या बात है, तुझे किसने कहा लहजे को तलवार बना। अपने किरदार को पहले तो चमकदार बना, फिर मेरे बारे में कुछ राय की दीवार बना। क्या बात है। और ये जो आपने कहा है ना कि शीरी ज़बान जो होती है मिठास से भरी बात होती है। जब मोहब्बतों से मसले हल हो रहे हैं तो फिर हम तलवार को क्यों, तो ज़रूरत ही नहीं है, बिल्कुल वो आपके लफ्ज़ हैं वही काम कर जाते हैं। और ऐसे ही एक अजीम तरीन फ़नकार है हमारे राजस्थान के, जब वो पढ़ते हैं ना कुछ भी तो बड़ा अच्छा लगता है। और आप बहुत अच्छे एक कवि हैं और आपको अपनी बहन मानते हैं। आप मेरे ख्याल से आप पहचान पा रही होंगी किन की बात कर रहा हूँ। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ संजय झाला जी की। वो भी कुछ कहना चाहते हैं, उन्हें भी सुन लेते हैं। ले आइए, बिल्कुल आपको सुनते हैं संजय सर। नमस्कार मित्रों, मैं हूं संजय झाला और मैं अपनी बात यहाँ से प्रारंभ करूँगा कि हमारे पाश्चात्य विद्वान रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक बहुत अच्छी बात कहते हैं। वो कहते हैं कि अगर लिखते समय लेखक की आंखों में आंसू नहीं हैं तो वो पाठक को कभी नहीं रुला सकता। लिखते समय लेखक के मन में अगर आनंद नहीं है तो वो पाठक को, श्रोता को कभी नहीं हंसा सकता। इसका अभिप्राय यह है, इसका मतलब ये है कि लेखक को पाठक के साथ एकाकार होना होगा, एक चित्त समाधिस्थ होना होगा, जैसे हमारे शास्त्रों में कहा, विनोबा भावे ने भी जिसे उद्धृत किया। लेखक का पाठक के साथ एकाकार होना बहुत आवश्यक है और वो तब होगा जब वो अपनी रचनाओं में अपने प्रति और पाठकों के प्रति ईमानदार हो, संवेदनशील हो, प्रतिबद्ध हो। और नई पीढ़ी में ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है कि रचनाकार अपने प्रति ईमानदार हैं, वो पाठक के प्रति ईमानदार हैं। मैं इस क्रम में एक नाम लेना चाहूँगा, मेहर माही का। वो बहुत संवेदनशील है, उनके लेखन का फलक है वो बहुत व्यापक है। वो गीत लिखती हैं, वो गज़ल लिखती हैं, यदा कदा हास्य भी लिखती हैं और वो अध्यात्म पर लिखती हैं, बहुत खूबसूरत लिखती हैं। और जैसा वो देखती हैं वैसा वो लिखती हैं और पाठक के साथ बहुत ईमानदार है। मैं अपनी अनंत शुभकामनाएं उनके लेखन के लिए संप्रेषित करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। तो जितना खूबसूरत वो दिखती हैं उतना ही खूबसूरत वो लिखती हैं, ये कहा संजय झाला जी ने आपके लिए। और इससे खूबसूरत बात हो नहीं सकती। इतने जो कहते हैं ना बड़े बड़े नाम जब आपको इस सलीके से मोहब्बत पेश करते हैं, और इन बड़े नामों की फहरिस्त में बहुत बड़े बड़े नाम और भी हैं, जनाब राहत इंदौरी साहब, जनाब मुनव्वर राणा साहब। और मुनव्वर राणा साहब के साथ तो वो कहते हैं ना कि हालांकि दोनों ही शख्सियत आपको अपनी बेटी की मानिंद मानते रहें जब तक वो बाहयात रहें, और आज जब वो दुनिया में नहीं है, बावजूद उसके आप शायद वो जो मोहब्बत जो उन्होंने उस समय आपको पेश की, उस मोहब्बत से और ज़िम्मेदार आप बनती चली गई और कुछ और अशार आप पेश करती चली गई। तो यहाँ वो अशार भी आपसे सुनेंगे, लेकिन उनके साथ का जो आपका जो रिश्ता है बड़ा मीठा रहा। तो आप क्या कहना चाहेंगी मुख्तसर से शब्दों में? सबसे पहले तो संजय भैया ने मेरे लिए इतनी जिम्मेदारी वाली बात कर दी ना, तो मैं देखकर अभिभूत हूँ कि मैं इस जिम्मेदारी को बहुत ज़्यादा और मेरे ऊपर वज़न आ जाता है, तो जिम्मेदारी बढ़ जाती है। और जैसे आपने कहा कि बाबा मुनव्वर राणा साहब, उनके साथ कोटा का मंच मैंने पहली बार पढ़ा था। वहाँ पर बहुत उन्होंने मुझे देखकर तुरंत ही एक फूलों का गुलदस्ता था कि मेहराज से मेरी बेटी की तरह है, और वो उन्होंने मुझे दिया। और उसके बाद से उनसे लगातार मेरी बात होती रहती थी। फ़ोन मैंने कभी नहीं किया, उनको फ़ोन उनका आता था मुझे। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। समय का यूँ कहें कि थोड़ा सा वो कहते हैं घड़ियाल बाबू ने थोड़ा सा इशारा किया है। यहाँ मैं आपसे वो कहते हैं कि चलते चलते कुछ और कोई गज़ल, कोई नज़्म, जो कुछ आप सुनाना चाहें हमारे दर्शकों के लिए, हमारे दर्शकों के लिए आप पेश करना चाहें। मैं इस मंच के माध्यम से, धरती धोरारी के मंच के माध्यम से मैं कुछ मैसेज देना चाहती हूँ जी दर्शकों को। मैं अपनी माँ को समर्पित करती हूँ, अपनी वालदा के लिए, कि
शुक्र उस रब का तू मनाया कर। कहते हैं ना कि माँ के चेहरे को मोहब्बत से देखना भी हज में शुमार होता है, तब कहने की कोशिश की बिल्कुल, है। बिल्कुल, बिल्कुल। शुक्र उस रब का तू मनाया कर, देख कर चेहरा मुस्कुराया कर। सैर करनी है अगर जन्नत की, सैर करनी है अगर जन्नत की, माँ के कदमों में बैठ जाया कर। वाह वाह। माँ के कदमों में बैठ जाया कर। माँ की ममता को शर्मसार न कर। खून के रिश्ते तार तार न कर। मेरा हिस्सा भी रख ले भाई मगर, मेरा हिस्सा भी रख ले भाई मगर। घर के आंगन में तू दीवार न कर। क्या कहने, घर के आंगन में तू दीवार न कर। क्या बात है। और ये जो रिश्तों को निभाने की बात होती है, वहाँ रिश्तों को बचाने की बात। और वो कहते हैं ना कि जो काम एक मोटी किताब नहीं कर पाती, वो काम एक कहते हैं ना कि शौरा और शायर के चंद अशार कर जाते हैं। आज इस मंच पर आप आई, कैसा आपको लगा? मुझे दोबारा से इस मंच पर आकर बहुत अच्छा लगा। और आज मैंने जो दिल की बात जो खुलकर कहनी चाहिए है, इस मंच के माध्यम से श्रोताओं को कहने की कोशिश की है। और दोबारा से अगर धरती दोरारी मुझे बुलाती है तो मैं ज़रूर हाजिर होंगी कुछ नई बातें लेकर। वाह, क्या बात है। तो हम भी इंतज़ार में रहेंगे और आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे, आज आप इस मंच पर हमारे साथ रहीं। तो दोस्तों, ये थी हमारे साथ बहुत ही ज़हीन महर ज़हीन माही। और अब अगले अंक में फिर करेंगे आपसे मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त अज़हर को। शुक्रिया, धन्यवाद।